हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का जो है एग्जामिनेशन होने वाला है उसके टेस्ट सीरीज नंबर 31 के चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि इससे पहले कुल 30 टेस्ट सीरीज जो है वो डाल दिए गए हैं चैनल पर, और अभी तक आपने नहीं लगाया है तो जाकर आप लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज डाले जा रहे हैं ये न केवल आपके परीक्षा के मूल्यांकन के लिए सहायक होगा, बल्कि इससे जो है परीक्षा में प्रश्न आने की भी पूरी की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इसको बेहतर तरीके से लगा के जाएं और अपनी जो एग्जामिनेशन निकलने की जो गारंटी है उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है ए, भारत का युद्ध में शरीक होना, बी, गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सी, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, और डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो बिहार में फरवरी 1938 में जो चुनी हुई सरकार थी वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण से क्या की थी कि इस्तीफा दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों से नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध का जो है किया गया था सरकार के विरोध में? ऑप्शन है ए, चौकीदारी, बी, हाथी, सी, डेवलपमेंट, और डी, मलबा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए, चौकीदारी कर। तो आप लोग पता है कि 1930 में, जिसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उस समय में नमक सत्याग्रह का आंदोलन पूरे देश भर में किया गया था, और गांधी जी जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए निकले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम के लिए। और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। और इस दौरान उन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी, और कुल जो है उनके साथ 78 अनुयायी जो है गए थे साथ में। तो इस दौरान बिहार में भी नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था, और इसी दरमियान चौकीदारी कर न देने का आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन है ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, सिंध, और डी, काठियावाड़। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए, बिहार। अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। सरकार के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन है ए, 21 साल, बी, 25 साल, सी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, और डी, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 4 का? इसका उत्तर रहेगा सी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो आप लोग पता है कि जब असेंबली चल रही थी उस समय भगत सिंह ने अंग्रेजों को उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए हमने ये बम फेंका था। तो इसी दरमियान बम फेंकने के कारण से उनको फांसी की सज़ा भी दी गई थी, और उस समय उनका एज कितना था? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन में भी। ऑप्शन है ए, द हिंदू, बी, बंगाली, सी, द महारत्ता, और डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन के समय की अगर बात करें तो ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 1857 ईस्वी के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है ए, अकाल की छाया, बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी, ऊंची भू राजस्व दर, और डी, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो 1857 में जो दक्कन दंगे हुए थे उसका क्या कारण था? तो महाजन के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर ली जाती थी वही कारण से दक्कन का दंगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? फिर आपसे नहीं पूछ रहा है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। ऑप्शन है ए, विजयनगर का राजा, बी, हैदराबाद का निज़ाम, सी, तमिलनाडु के पोलीगर, और डी, ट्रावनकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी, हैदराबाद का निज़ाम। तो हैदराबाद का निज़ाम ने क्या किया था कि अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन है ए, चांदनी चौक से पालम, बी, दिल्ली से बिहार, सी, पेशावर से बिहार, और डी, पेशावर से वाराणसी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए, चांदनी चौक से पालम। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा था कि उसकी सीमा क्या थी? तो चांदनी चौक से पालम तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है ए, वर्ष 2004-05, बी, वर्ष 2006-07,
सी वर्ष 2008-9 और डी वर्ष 2009-10। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 9 का बी 2006-07। तो आप लोग पता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है पहली बार वर्ष 2006-07 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। और इसको किसने किया था? तो तत्कालीन समय के वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद यूनुस, सी एस चक्रवर्ती और डी वेंकैया नायडू। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ने एसएचजी के कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 60%, बी 63%, सी 64.6% और डी 68.5%। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, लगभग 64.6%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के राज्यपाल और डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 12 का सी, राज्य के राज्यपाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग का जो है कार्यकाल वो किस अनुच्छेद में है? तो 312 में है। ठीक है, सॉरी 312 से लेकर 315 तक में क्या है इसका दिया जाता है अनुच्छेद में। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, बी काका साहब कालेकर, सी बी डी शर्मा और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी काका साहेब कालेलकर। तो पिछड़ी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए तेल शोधनागार, बी वन आधारित उद्योग, सी बालू खनन उद्योग और डी कृषि आधारित उद्योग। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी कृषि आधारित उद्योग। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं अधिक हैं। आप लोग पता है कि अभी तक कुल 3 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है और आप देखेंगे तो बिहार में बहुत सारे कृषि उत्पादों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है, और बिहार चूँकि गंगा की भूमि है तो इसलिए वहाँ पे कृषि सर्वप्रमुखता से की जाती है और इसी कारण से कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उसकी प्रत्याशा एवं संभावनाएं बिहार में अधिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी द्वितीय। तो अगर भारत के राज्यों में बात करें तो बिहार में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? द्वितीय है। अगर आप बात करें कि प्रथम स्थान पे कौन है तो प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है। और आप बात करेंगे कि बिहार में किस जिले में जूट की उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होती है तो वो कहाँ होती है? पूर्णिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, बी कछाड़ी मिट्टी से, सी रेगुल मिट्टी से और डी तराई मिट्टी से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी कछाड़ी मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किससे आच्छादित होता है? कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए चादरी अभ्रक, बी तांबा, सी जिप्सम और डी लौह अयस्क। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए चादरी अभ्रक। तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है भारत में अगर आप बात करें तो विश्व में अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? मतलब बाउल ऑफ शुगर जो है किसको कहा जाता है? अगर आप बात करें वैश्विक स्तर पे तो बाउल ऑफ शुगर जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, किसको? क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है वैश्विक स्तर पर बात करें तो। और भारत में बात करें कि भारत में किस राज्य को कहा जाता है तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी हरियाणा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय, बी गढ़वाल हिमालय, सी नेपाल हिमालय और डी पूर्वी हिमालय। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा ए कश्मीर हिमालय। तो कड़ेवास जो मिट्टी के प्रकार है वो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है
और यहाँ मुख्यतः जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है, और जाफरान किसकी की जाती है, तो केसर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ और डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए भुवन पहाड़ियाँ। अगर आप मेघालय पठार के अंश की बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, जो जनजाति के नाम पर मुख्यतः रखी गई है, वो एक क्रम से है। तो भुवन पहाड़ियाँ इसका अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए रसिया, बी चीन, सी सऊदी अरब और डी कनाडा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्राज़ील और डी जापान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 22 का बी। तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन ए मध्य चिली, बी केपटाउन, सी एडिलेड और डी पंपाज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी पंपाज। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? पंपाज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन ए बोर्नियो, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी मेडागास्कर और डी सुमात्रा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 24 का ए बोर्नियो। तो निम्न में से अगर बात किया जाए तो बोर्नियो द्वीप जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया और डी यूक्रेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी हंगरी। तो स्थलरुद्ध देश वैसा देश होता है जो चारों तरफ से भू आविष्ठित होता है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, उसकी कोई भी सीमा जो है वो सागर से नहीं लगती है। तो ऐसे जो है देश कौन से हैं निम्न में से? तो हंगरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी अब्दुल बारी, सी जयप्रकाश नारायण और डी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1968 ईस्वी, बी 1881 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1893 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 28 का सी 1885 ईस्वी में। तो बंगाल जो है किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, बी सैयद अहमद, सी सलीमुल्लाह और डी एम ए जिन्ना। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए हाजी शरीयतुल्लाह। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए सुल्तान शमशुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर और डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो सुल्तान जैनुल आबदीन जो थे वो कश्मीर के अकबर के उपनाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी अलाउद्दीन खिलजी। तो जमीन में फसल की नपाई का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में किसने दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न,
बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो था पहला विवरण वो कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए तारीख हिंद से, बी तबकात नासिरी से, सी ताजुल मासिर से और डी तारीख मुबारक शाही से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 32 का सी ताजुल मासिर से। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमला हुआ था उसका पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ताजुल मासिर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त और डी वराहमिहिर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 33 का ए आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी कारण से प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34वां प्रश्न, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, बी गया, सी पाटलिपुत्रा और डी वैशाली। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 34 का ए राजगृह में। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उसका किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अगर बात करें कब हुई थी, ये तो 453 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए अंजीरा से, बी दबसदात से, सी किली गुल मोहम्मद से और डी मेहरगढ़ से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कि भारत में मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36वां प्रश्न, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन और डी न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब की इकाई जो है वो क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर और डी लैक्टोमीटर। तो इससे क्या हो, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 37 का बी हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या होता है कि आर्द्रता का माप किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? जल का घनत्व मापते हैं। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। और बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, और आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 38वां प्रश्न, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी न्यूक्लियस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का मतलब पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, अर्थात कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है। और इसी से जो है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? ऑप्शन ए आपेक्षिकता का सिद्धांत, बी बोस आइंस्टीन संघनन, सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता और डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 39 का डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आइंस्टीन से संबंधित एक तथ्य है दोस्तों, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए सहायक होगा। एक बार आइंस्टीन जो है अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे भाषण देने के लिए, उनका अपना एक्सटेम्पर था। तो ड्राइवर ने कहा कि आपने जितने भी सिद्धांत दिया है वो सारे सिद्धांत हमको याद हैं। तो आइंस्टीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आइंस्टीन बोले कि ठीक है, आज मेरे बदले तुम ही भाषण दे दो स्टेज पे जाके। तो स्टेज पे वो भाषण देना शुरू किए। उन्होंने यही जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसको बताना शुरू किया। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत जब बता रहे थे वो, तो उस समय में जो है कुछ लोगों ने उनसे जो जाके उसके जो इंटरनल थिंग्स थे उसके बारे में पूछने लगे। तो आइंस्टीन जो है सोचे कि ये तो ड्राइवर है, ये तो बता नहीं पाएगा। तो वो सकते में आ गए कि फिर कौन बताएगा इसका आंसर। तभी जो ड्राइवर ने बोला कि ये तो बहुत छोटा सवाल है, ये तो हमारा ड्राइवर बता देगा। और वो ड्राइवर किसके बारे में बता रहे थे? तो आइंस्टीन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि उनको ड्राइविंग करके आइंस्टीन ले गए थे। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि आइंस्टीन जैसे विद्वान के साथ रहने से उनका ड्राइवर भी जो है वो विद्वान बन चुका था और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करने आ चुका था उनको। तो इसी कारण से कहा जाता है कि आप अच्छी संगति में रहिए, पढ़ने वाले लोगों के साथ रहिए, और जिस तरीके से आप हैं, जैसा आप अपने विचारों को
दृढ़ता प्रदान करना चाहते हैं, आप वैसे ही लोगों के साथ संगति में रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई तो अच्छी हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपके विचार भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जिसको ईईजी के नाम से आप जानते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी मस्तिष्क। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी मस्तिष्क। तो ईईजी का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? मस्तिष्क के मापन में करते हैं। ठीक है, और आप बात करें कि ईसीजी का किसको करते हैं? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इसका उपयोग करते हैं हृदय को मापने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी खनिज। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी वसा। तो ट्राइग्लिसराइड किसका उदाहरण है? वसा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की और डी वेग की। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए तरंग दैर्घ्य की। तो एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी कालाशोक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का सी कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था? ऑप्शन ए लियोनोव, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी माइकल कॉलिंग और डी जेम्स वैन एलन। तो इसका क्या होगा उत्तर दोस्तों? 44 का बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इन्हीं के साथ दोस्तों बज एल्ड्रिन जो थे वो इनके साथ ही गए थे, लेकिन चूंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले उतरे थे और बज एल्ड्रिन जस्ट उनके बाद उतरे थे, इसलिए उनका कोई नाम नहीं जानता है और वो द्वितीय स्थान पे आ गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि द्वितीय स्थान पे किसने दूसरे व्यक्ति थे जो उतरे थे चंद्रमा पे, तो उनका नाम था बज एल्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है ए समय, बी गति, सी दूरी और डी प्रकाश की तीव्रता। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 45 का सी दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी इसमें नोट और इंटरनोट होते हैं, सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है और डी इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसी कारण जो है अदरक तना का उदाहरण है, जड़ का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है ए नोक, बी मध्य भाग, सी पीछे का भाग और डी किनारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 47 का सी पीछे का भाग। तो करवाहट के लिए जो है मानव जीव का सबसे संवेदनशील स्थान क्या होता है? पीछे का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए आर्विड कार्लसन, बी जॉन एफ एंडर्ग, सी रॉबर्ट वी सल्फीन और डी वाल्टर कोहेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 48 का ए आर्विड कार्लसन। तो आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत को किस देश से एंटी स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रसिया, सी इजराइल और डी फ्रांस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन है ए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी बी G20 सम्मेलन, सी नाटो शिखर सम्मेलन और डी एसोचैम सम्मेलन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो आप सभी को पता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाना है और इसमें मोदी जी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेट है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी निरंतर रूप से करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपनी आप पढ़ाई जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।